सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। डेस्कोज यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन हर दौर में हम देखते हैं, हर दौरे हुकूमत में इस हवाले से डिस्कशन तो होती है, लेकिन अब फाइनली ये खबर आ रही है कि डेस्कोज की निजकारी का जो बाज़ाब्ता अमल है उसे शुरू कर दिया गया है। फर्स्ट फेज में इस्लामाबाद, फैसलाबाद और गुजरांवाला में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन होगी और इस हवाले से मालियाती मुशीरों के तकर्रुर की दरख्वास्तें भी मांगी गई हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि तकसीम कार कंपनीज यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की निजकारी से अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का हाल हमारे सामने है, जहां अवाम तवील लोड शेडिंग की अजियत भी बर्दाश्त कर रहे हैं और हज़ारों लाखों रुपए के बिल्स भी भरने पर मजबूर हैं। डेस्कोस का फ़ायदा, इस हवाले से डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं तारुफ करवा देती हूँ पैनलिस्ट में। एहतशामुल हक साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, अली आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ हैं और ज़ाहिर शाह शराजी। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। शाह साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रही हूँ, इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं? चूँकि अगर हम बात करें जो इस वक्त सारे हालात चल रहे हैं, अवाम तो एक ही चीज़ सोच रही है कि कोई ऐसा इकदाम जिससे रिलीफ हो तो वो किया जाए, उस जानिब हुकूमत जाए, इससे कोई फ़ायदा होगा? आमना, बहुत शुक्रिया। मुझे तो कुछ अरसे से लग रहा था कि एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और बेशक IPPs का अपनी जगह इशू जो है वो एक बिल्कुल संगीन इशू है कि जिस तरीके से बग़ैर बिजली पैदा किए या 1 या 2% या 7% के करीब जो IPPs वर्किंग ऑर्डर में हैं भी, उनको और ऐसी भी हैं जो कि बिल्कुल शायद इनकी कंट्रीब्यूशन सिफर है, उनको भी अरबों रुपए सालाना दिए जा रहे हैं। और उसके बाद वाकई ये इशू बड़ा सीरियसली उठा कि 24,000 मेगावाट रिक्वायरमेंट के बदले हम 48,000 मेगावाट की पेमेंट्स कर रहे हैं। तो ये भी देखें कितना बड़ा एक टेक्निकल और हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड वाइट कॉलर क्राइम है, जिसके अंदर अब आप देख रहे हैं कि 68% किन पार्टियों की है जो हुकूमत में, और मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो साहब, बाकी तो मामलात अपनी जगह पे, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर शायद वो तमाम के तमाम वन पेज पे, क्योंकि सब मिल के बांट के खाने वाले मामलात जो है वो इस मुल्क के अंदर चलते आ रहे हैं। दूसरा देखिए, निजकारी या इनकी दोबारा जो आप कह सकते हैं ना कि जो प्रोसीजर गवर्नमेंट ने किया, मुझे तो ये लगता है कि जाते जाते ये IPPs को दोबारा नवाजने के चक्कर में, क्योंकि अगर ये तमाम IPPs जो बकौल इनके किसी भी तरीके से जो है वो फ़ायदा मंद नहीं है, तो उनको दोबारा ख़रीद के उनको पेमेंट ही दी जाएगी और हुकूमत ख़रीदने जा भी रही है। और इससे पहले भी हमने देखा कि हर दौर के अंदर, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, PMLN थी, या इवन हम कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो पिछली हुकूमत थी, उसके दौरान भी ये तमाम बंदर बांट की गई। अब बेसिक इशू ये है कि आया हम इनके बगैर सर्वाइव क्यों नहीं कर सकते? हम मैकेनिकल जो फ्लॉज हैं हमारे सिस्टम के अंदर, आप उनको फिल क्यों नहीं करते? क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है कभी कभी हम जो है बाहर से जहाज़ मंगवा के डिस्ट्रीब्यूशन का काम सर अंजाम देते हो, कभी ये प्राइवेट लोगों, स्टेट आपके ख्याल से स्टेट काम नहीं कर सकती और आप आम इंडिविजुअल्स काम कर सकते हैं, तो स्टेट फेलियर हो ना। अगर आप इनको दोबारा कौमी दायरे में ले आते हैं, इनकी रीसेल कर देते हैं, इनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन कर भी देते हैं, तो क्या उसका आउटकम क्या होगा? बाकी आपकी बात बिल्कुल जैसे इंट्रो में कहा कि आवाम को तो रिलीफ मिलने वाला नहीं है। रिलीफ इसलिए मिलने वाला नहीं है कि इस सिस्टम के अंदर जितनी बड़ी चोरी है, और ख़ास तौर पर जो सूबे, कल हम एक बात कर रहे थे, देखें कि इस वक्त आप अगर आप तमाम सूबों की ज़रूरियात को देखें तो खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड के अंदर भिजवा रहा है, और जिस सूबे को ज़्यादा ज़रूरत है वो है पंजाब। अब कल आप देख रहे हैं कि वहाँ इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, तो क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्या आप सिर्फ वाकई के 12 करोड़ पंजाब की आबादी और बाकी 12 करोड़ पूरे पाकिस्तान की है? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप तमाम के तमाम हुकूक इस बड़े सूबे के, बड़ा रियलिस्टिकली हमने सोचना होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि इसका फ़ायदा ना आवाम को होना है, ना सिस्टम को होना है, सिर्फ दोबारा फ़ायदा उन्हीं लोगों को होना है जो कि इस IPPs के कारोबार के अंदर जो है वो बाकायदा हिस्सेदार है। तो अब सिर्फ दुआ की जा सकती है। मैं तो नहीं समझता कि इससे किसी किस्म का रिलीफ होगा, बल्कि मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी। हाँ, जो रिलीफ की बातें अब देखें स्पेसिफिक आप कर रहे हैं कि जी शायद बिजली सस्ती होने जा रही है, जैसे कि जमात इस्लामी का डिमांड थी। अगर वाकई अगले मौसम की तब्दीली के साथ आपकी कंजम्पशन में फ़र्क आता है और कुछ थोड़ा बहुत आप रेट के अंदर फ़र्क लेके आते हैं, लेकिन आप ऑब्वियसली
ऐसे रिसोर्सेज के ऊपर जाएंगे जो आपको सस्ती बिजली फराम कर सके। एक डेटा है जिसमें देखा जाए तो केपी 6 रुपये पर यूनिट बिजली पैदा करता है, सिंध आपका 15 रुपये करता है, और यही बिजली मुख्तलिफ जो सोर्सेज से पंजाब गवर्नमेंट जो पैदा कर रही है वो 76 रुपये, 55 रुपये, 38 रुपये, और जो सबसे सस्ती है वो 36 रुपये जो कि सोलर पावर प्लांट से पैदा करती है। तो अब सोचने वाली बात यह कि क्या ऐसा कमाल है एक सूबे के अंदर के जो जिसको बिजली की ज़रूरियात भी ज़्यादा है, वो सबसे महंगी बिजली भी पैदा करता है और फिर रिलीफ भी उसी के अवाम को मिलती है। तो आपने कौमी मैकेनिज्म के तहत ये तमाम चीज़ें करनी होगी और बड़ा रियलिस्टिकली इन तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस करके एक बाकायदा पॉलिसी वज़ा करनी होगी। सिर्फ इनकी निजकारी और दोबारा खरीदो फरोख्त से मेरे ख्याल में मसले नहीं हल होंगे। मसले हल नहीं होंगे। एहतशाम साहब, डू यू एग्री विद शाह साहब? जैसे वो कह रहे हैं इससे कोई रिलीफ तो मिलने वाला नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर हुकूमत ऐसे इक़दाम की जानिब जा क्यों रही है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं आमना बुनियादी तौर पर जो मेरा ख्याल है समझने वाली। एक तो ये है कि एक अरसे के बाद मेरा ख्याल है 4 साल के बाद प्राइवेटाइजेशन जो है ना उसको दोबारा से लाया जा रहा है। निजकारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, कोई आ ही नहीं रहा था। एक तो हालात दुनिया में ऐसे हुए, फिर पाकिस्तान में हुए, और जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं है हमारे मुल्क में, तो आपने देखा जो पिछले दौर में थोड़ी बहुत निजकारी हुई भी, वो भी आपने देखा कंट्रोवर्शियल हो गई। और जिस तरह ज़ाहिर शाह बता रहे हैं कि उसका फ़ायदा किसको हुआ, किसका नुकसान हुआ, आवाम को तो नहीं कुछ मिला। अब 3 चीज़ें करने वाली हैं। देखें, जो अगर आप ये निजकारी करने जा रहे हैं तो इसको बेहतरीन कहा जाता है कि क्या इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ जाएगी, ये हेमरेजिंग जो नुकसान हो रहा है दूसरा वो ख़त्म हो जाएगा, और तीसरा लोअर प्राइसेस यानी बिजली की कम कीमतें लोगों को मिल सकेंगी। ये सवाल है कि आप बिजली का बिल भी अदा करते हैं, बिजली आपको मिलती भी नहीं है, और मिलती भी तो महंगे दामों में मिलती है। हर तीसरे दिन जब आप सुबह उठती हैं अखबार में पढ़ती हैं तो बिजली की प्राइस बड़ी होती है। तो अब सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि हुकूमत मजबूर हो गई है। और पाकिस्तान के बारे में ये बात आमतौर पे कही जा रही है कि पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर जो है ना वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए जो है ना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया है। यानी हमारी इकोनॉमी जो है ना वो तबाह बर्बाद जो है ना सिर्फ एनर्जी सेक्टर की वजह से, जिसको हम ना कहते हैं बिगेस्ट होल, 5 ट्रिलियन रुपए का हम देख रहे हैं इसका खसारा हो चुका है। किसी को नहीं समझ आ रही क्या किया जाए। तो मेरा ख्याल है इसका फ़ायदा होगा। मैं थोड़ा इख्तलाफ करूँगा भाई अपने से। देखिए, अब तक तो हम देख रहे हैं कि इसको नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, टेक्निकल लॉसेस हैं। उसके बाद आप देख लें जो बिजली पैदा होती है वो रखने के लिए हम देख लें कि वो हमारी जो है ट्रांसमिशन लाइन वो इतनी डिके कर गई है कि कहा जा रहा है उसके लिए भी 6 से 7 बिलियन डॉलर चाहिए मज़ीद। और नवाज शरीफ साहब ने कोई 13,000 मेगावाट बिजली ट्रांसमिशन में दे दी थी, चाहे महंगी थी जैसी भी थी, लेकिन उसको संभालना मुश्किल हो गया था। अब सवाल यह है कि जी निजकारी का अमल तो गैरअप हो गया, क्या ये कितनी तेज़ी के साथ मुकम्मल होगा, और क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो हमारे लिए अजाब बन गई हैं क्या इनसे हमारी जान छूट सकेगी? मेरा ख्याल है डेफिनेटली आमना जो नए बायर आएंगे बुनियादी तौर पे यही है, दुनिया कारोबार करती है कमाने के लिए। जब आप कमाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको एफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी, लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा, आप बिजली सस्ती देनी पड़ेगी, ऑन टॉप ऑफ इट हुकूमत को भी इसका टैक्स मिलेगा। तो अब सवाल ये है कि कितनी जल्दी होगा। हाँ, ये ख़तरनाक बात है जो बात आ रही है कि शफाफियत कितनी होगी कितनी नहीं होगी। क्या फिर वही होगा कि वही मनशे टवाने जो अपने लोग हैं उनको नवाजा जाएगा? माजी में बहुत ज़्यादा इस पर बात हुई है। मेरा ख्याल है अब इस स्टेज पे बाजार नहीं लगता कि हुकूमत को ऐसा रिस्क लेगी कि वो इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से जान छुड़ाए और बाद में पता चला कि जी हमारे लिए मज़ीद अदाब बन गया, जिनको दिए हैं वो भी अपना काम सही नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है एक तो ये नज़र रखने की ज़रूरत है। दूसरी, जिस तरीके से इनके टेक्निकल एक्सपर्ट लगाए जा रहे हैं वहाँ से तलात आ रही हैं कि हुकूमत थोड़ी सी संजीदगी का मुजाहरा कर रही है, क्योंकि घुमा फिरा के हर तरफ से यही कहा जा रहा है कि जी आपके मसाइल एनर्जी सेक्टर के इतने ज़्यादा हैं कि आपकी इकोनॉमी जो है उससे बहुत ख़राब हो रही है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत के पास भी आमना ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि इनकी निजकारी की जाए और एक प्रोफेशनल तरीके से लोग आएँ और जो इसकी निजकारी करवाएँ, और फिर यह है कि ऐसे लोगों को दिया जाए बाकायदा कंपटीशन के साथ। ये नहीं है कि जी 4 बिड आई हैं, 5 बिड आई हैं, 3 लोग छुपा लिए गए, 1-2 बंदे को जिसको देनी है उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि जी सबसे कम आपकी बिड है। तो मेरा ख्याल है लोग आएंगे, इसमें पैसा बड़ा है, मैं नहीं समझता कि इसका नुकसान होगा, इसका फ़ायदा आपको मुझे होगा। इससे जान छुड़ाना बड़ा ज़रूरी है। एक अरसे से हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की बात हो रही है, ट्रांसमिशन लाइन को बेहतर करने की बात हो रही है, लेकिन किसी के हाथ में कोई चीज़ नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की आवाम के लिए एक और हुकूमत के लिए एक बहुत बड़े दुख से हम बचना जो है ना वो कम हो जाएगा हमारे लिए। और ये हम तवक्को करेंगे कि जो नए प्लेयर आएंगे इसमें वो जो इसमें बिजली जो असल बात है कि कम रेट पे हमें बिजली मिलेगी, क्योंकि लोग कह रहे हैं कम्पिटिटिव प्राइसेस पे लोगों के अलावा जो है ना हम ना एक और बात बीच में ना भूल ना जाऊँ, मुझे फ़ौरन याद आई है। कहा जाता है कि ये जो इस वक्त बिजली की चोरी है ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है बिजली कंपनियों का और उसके
जो कंज्यूमर्स हैं, खास तौर पे इंडस्ट्रियल इस नेक्सस को भी तोड़ने की जरूरत है। बहुत सारे मामला हैं जिनको पैसे जी ये छोटे-छोटे एकदम आते हैं, पैसे दे के और अपने बिल कम करवाते हैं। सही है। अली, आपकी जानिब आ रही हूँ, हाउ डू यू सी दिस डिसीजन? आप सपोर्ट करते हैं? अगर फायदा है अवाम को डेस्कोस की प्राइवेटाइजेशन से, तो ये किस हद तक है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन का तो फ़ायदा है, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है क्या हो रहा है, क्योंकि मतलब कौन इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करना चाहता है पाकिस्तान के डिस्को में? मैं तो किसी को नहीं जानता, मतलब। और ये जो के इलेक्ट्रिक वाला तो जो तजुर्बा हुआ है, उसके बाद आपके ख्याल में इंटरनेशनल इन्वेस्टर नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है? तो कौन आएगा? ऐसे करोगे तो कौन आएगा? मतलब अगेन, मतलब ये बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे तो इनसाइट कोई नज़र नहीं आ रहा। मतलब आप देखिए, उसके अलावा जो मसले चल रहे हैं, IMF जो है वो डिले हो गया है सितंबर तक, और वो सितंबर में भी जाहिर है जो हमने अभी 2 बिलियन अरेंज करना है, और चाइना ने रोल ओवर करने से इनकार कर दिया है, सऊदी अरब ने रोल ओवर फ़िलहाल नहीं किया, मतलब चाइना ने भी नहीं किया इनकार, तो चले छोड़ें, मतलब शायद वो कर ही दें। लेकिन हम अब प्राइवेट बैंक्स के पास गए हैं UAE में, वहाँ से लेंड करने के लिए, वहाँ से भी नहीं मिल रहे। यूरोपियन एक बैंक ने ऑफ़र की है, लेकिन वो 2 डिजिट्स में इंटरेस्ट रेट मांग रहा है, जाहिर है वो फीजिबल नहीं है। तो ये मतलब हालात तो पता नहीं किधर जा रही है। मतलब इस वक्त कोई अगर इन्वेस्टर आ रहा है तो ज़बरदस्त, पर मुझे तो नहीं लगता। यानी आपको लग रहा है कि ये इम्प्लीमेंटेबल या डूएबल लग ही नहीं रहा ये मामला। चलें, आपकी जानिब मतलब ये पाकिस्तान में रेटिपिज्म इतना किस तरह होगा? बात हमने ये IMF का जो जिक्र किया गया है ना, ये आपके लिए मेरे लिए एक बॉम्ब शेल है कि आज की वो खबर है शाहबाज राना की कि IMF जो है ना 5% रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे पाकिस्तान को कर्जा दे रहा है। अब तक हम यही समझ रहे थे कि आधे % से 1% से ज़्यादा नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है IMF भी उसी तरह डील कर रहा है जिस तरह बाकी लोग कर रहे हैं हमारे साथ। चलें, जुल्फ़िकार साहब, आपकी जानिब आती हूँ, किस तरह से देख रहे हैं निजकारी डिस्कोस की एक ऐसे वक्त में जिस वक्त आवाम जो है वो बड़े बड़े बिजली के बिल, लंबे लंबे बिल भर रही है, और इस वक्त दुहाइयाँ दे रही है, क्या कह रहे हैं कि कहीं से कुछ रिलीफ आ जाए? तो आप समझते हैं कि कोई रिलीफ होगा? देखिए, रिलीफ तो मैं नहीं देखता हूँ कि रिलीफ, लेकिन गवर्नमेंट की जो डेस्टिनेशन उन्होंने सेट किया है वो यही है कि लोगों को रिलीफ देना। और डिस्कोज में जितना पब्लिक सेक्टर में आप देखें कि हम शायद पाकिस्तानी कौम जो हैं, हम तो जो स्टेट ओन अदारे हैं या पब्लिक सेक्टर में हैं, हम तो उसको चलाने के अहल ही नहीं। आप बिजली का देख लें, टेलीफोन की मिसाल आपके सामने है। जब टेलीकम्युनिकेशन जब हुआ करता था, वो जो है टेलीफोन डिपार्टमेंट हुआ करता था, आज क्यों ठीक चल रहा है? आज आप टेलीफोन के किसी महकमे में फ़ोन कर दें, सिर्फ फ़ोन कर दें, वो आपके उस नंबर को लेकर आपकी जान खा जाएंगे कि आपने कहा था, कहाँ शिकायत थी, आपके घर का टेलीफोन ठीक हो गया, नहीं हो गया, फीडबैक दे दें, ये कर दें, वो कर दें, तो सारा कुछ चलता रहता है। बात यह है कि ये उनकी एक वो है कि डिस्कोज में जिस तरह लॉसेज हैं और जिस तरह चीज़ें हैं, जिस तरह मीटर रीडर मिला हुआ है, जिस तरह लाइनमैन मिला हुआ है, जिस तरह SDO साहब मिले हुए हैं, इस तमाम चीज़ों को वो देखते हुए उन्होंने कहा कि इसको तो आप जान छुड़ा दें। PIA हमारे सामने है, रेलवे हमारे सामने है, किस तरह चीज़ें है, किस तरह हम खुद भी तो उसमें शामिल हैं। हुकूमत तन तना कुछ नहीं कर सकती जब तक लोग उसमें शामिल ना हो। तो एक उनकी शायद यही है कि इसको अगर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं, अभी जो बात हो रही थी कि किस हद तक शाम साहब कह रहे थे कितना जल्दी करते हैं और किस तरह ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। देखिए, अगर ट्रांसपेरेंसी ये नहीं रखेंगे, ये बैकफायर होगा, और जो कुछ भी इस वक्त हुकूमत अपने तौर पर अपनी कैपेसिटी में करने जा रही है, अभी तक तो रिजल्ट उसके जब आएंगे तो लोग कहेंगे, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, लोग बहुत मुश्किल है फिर इतबार करें किसी बात का। ये भी हुकूमत का इम्तिहान है कि उसको ट्रांसपेरेंसी किस तरह कायम रखना है उन्होंने। बावजूद इसके जाहिर है कोलिशन गवर्नमेंट है। एक दूसरा ये है कि जिस तरह हुकूमत ने खुद लोगों को उम्मीद दिलाई, ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं, हुकूमत जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया। पंजाब हुकूमत ने 2 महीने के लिए सही, लेकिन 2 महीने के बाद वो क्या मेजर्स अपनाएंगे, उन्होंने एक दे दिया कि 14 रुपए पर यूनिट उनको, 500 यूनिट वालों को। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर बार बार हर मीटिंग में अब अपने तकरीर में कि बड़ा मसला है, कल भी उन्होंने जो बात की है अपने उसमें, ये जो उसको इंटेग्रेट किया, ये जो स्टेट बैंक का वो रास्त और गुना को आप इंटेग्रेट कर दिया जी,
ताकि ये हुंडी और हवाला उसको, उसमें आधे से ज्यादा आप देखें खबर जो है वो उसी पर है कि सबसे बड़ा मसला हमारे लिए पावर सेक्टर का है। पावर सेक्टर को किस तरह हम रिफॉर्म्स लाते हैं, किस तरह वो करते हैं। तो अब गवर्नमेंट अपने तौर पर कोशिश अभी जो कर रही है उसके रिजल्ट आने की देर है। अगर उसके रिजल्ट बहुत आते हैं तो पब्लिक सपोर्ट उनको मिलेगी, अदरवाइज तो लोग कहेंगे कि ये तो वही है, उसी तरह की मीटिंग है, गुफ्तन खोरदन निशिस्तन बर्खास्त। जी जबरदस्त। चलें जी, आपको इस हवाले से टेक आ चुका है, एक ब्रेक लेते हैं, दीगर स्टोरीज उस पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में डाकुओं ने पुलिस की 2 गाड़ियों पर हमला किया, जिसमें 12 एहलकार शहीद हो गए। दोनों पुलिस मोबाइल बारिश के पानी में फंस गई थी और डाकू ने रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया था। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शोहदा के खून का बदला खून से लेने का ऐलान किया और पंजाब हुकूमत ने इनके सरों की कीमत 1 करोड़ रुपया मुख्तस कर दिए और खुसूसी टीम को जिम्मेदारों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की हिदायत भी कर दी गई है। इन पुलिस एहलकारों के पास ना बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी, ना ही सेफ्टी किट्स। अब सवाल ये कि जब सूबे की पुलिस का ये हाल है, वो गैर महफूज है, तो आवाम की हिफाजत कैसे यकीनी बनाई जाएगी? इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स, जुल्फ़िकार साहब। अगर आप देखें कि पुलिस, आज की पुलिस और 20 साल 30 साल की पुलिस में बहुत फर्क है। उससे पहले जो है वो साइकिल चोर, मोटरसाइकिल चोर, गाड़ी स्नैचर और उसके पीछे जो स्ट्रीट क्राइम थे उसके लिए ज़्यादा वो ट्रेंड थी और उसी के लिए वो कार्रवाइयाँ करती थी। उनके लिए ना बुलेट प्रूफ की ज़रूरत, ना उनको जो है वो उनको जो स्पेशली उन्होंने जो गैजेट्स हैं सिक्योरिटी की अपनी जान बचाने के लिए जो अपनी गाड़ियों को एक प्लेट लगाते हैं, हैवी प्लेट लगाते हैं, जो FC या पैरामिलिट्री ट्रुप जो हैं वो लगाते हैं ताकि वो महफूज रहे। अब वो ट्रेंड भी हो गए हैं, आर्मी उनको ट्रेंड भी कर रही है और पंजाब की पुलिस सबसे आगे है इसमें। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये क्यों ऐसा हुआ, उसने SOPs को फॉलो क्यों नहीं किया। कच्चे का एरिया सबको पता है, सिंध पुलिस के कितने जवान शहीद हुए, कितने अफसरान शहीद हुए, कितने आपके पंजाब के जो है कितने जवान और अफसरान शहीद हुए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, बहुत से इस तरह के एरियाज में वो प्रोटेक्टिव जो मेजर्स हैं उसको लेते हैं, सेफ्टी मेजर लेते हैं। लेकिन क्यों ये नहीं हुआ, उन अफसरान को पूछना चाहिए कि उनके नोटिस के बगैर ये कैसे चले गए और उस कीचड़ में फंस गए। वो तो ट्रैप, वो तो खुद उन्होंने ऐसा समझे कि वो बेचारे जो है इनोसेंट तो हैं, उन्होंने कैसे उन्होंने खुद को उनको उनकी अटेंशन डाइवर्ट कराई। सबको पता चल गया कि जी गाड़ी इनकी फंसी हुई है, इधर गाड़ी फिर रही है। वो तो दहशत गर्दी, देखें वो दहशत गर्दी की तरह ही वो एक अपना वो बिठाना चाहते हैं, खौफ बिठाना चाहते हैं पुलिस के ज़हन, उसमें दिलों में, लोगों के दिलों में, अफसरों के दिलों में, ताकि उनके एरिया में कोई ना जाए। और आपने देखा कि पिछले कितने अरसे से ट्रक ड्राइवर्स को, आम गाड़ी के किसी मुसाफिरों को उतार के ले जाएं, लड़कियों की आवाज़ उससे उनको ट्रैप करे और उनको ले जाकर फिर उनसे जो है ना जिस तरह से वीडियो बनाते हैं। बहुत ही एक दर्दनाक स्टोरी जो है सामने आई है कि मुख्तलिफ सूबों से और उनके से फिर करोड़ों रुपए मांगे। तो ये मेरे ख्याल में ये एक पाकिस्तान फौज, पैरामिलिट्री ट्रुप्स, रेंजर या FC ये मिल की कार्रवाई करे, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बनता है। बलूचिस्तान के फिर वो आ जाते हैं, वहाँ पनाह ले लेते हैं, सिंध में चले जाते हैं, पंजाब में उधर चले जाते हैं। तीनों जो सूबों के जो फोर्सेस हैं उनको एक्शन लेना पड़ेगा। आर्मी इनको बैक करे, FC बैक करे, हेलीकॉप्टर्स की इनकी मदद हासिल होनी चाहिए। एक ही दफ़ा जो है लोगों की जान छुड़ा दें, उसमें ज़ाहिर खतरात हैं, लेकिन अपने तौर पर आर्मी और आपके जो इंटेलिजेंस के हमारे अदारे हैं और हमारे पैरामिलिट्री ग्रुप्स हैं वो इस तरह से मजबूत एक ऑपरेशन प्लान करें जिसकी वजह से मेरे ख्याल में बहुत इसमें कामयाबी होगी। अफसोस किया जा सकता है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है कि क्यों उन्होंने जो है उन लोगों को ऐसा छोड़ दिया कि वो जाकर जो है भेड़ बकरियों की तरह गोलियों से उन बेचारों को भून दिया। बिल्कुल, आज की इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक खबर थी ये। अली, ये जो कच्चे के डाकू हैं, बेकाबू हैं, इनके खिलाफ कभी कोई पक्की कार्रवाई होगी, कोई एक्शन होगा? बता तो रहे हैं जुल्फ़िकार साहब ये होना चाहिए, लेकिन ये होता हुआ दिखाई देगा हमें क्या? देखिए, मुझे तो उम्मीद है कि बिल्कुल होगा और उसकी जो उम्मीद है वो इस बात पर मुंसलिक है कि ज़ाहिर है हमने एक रॉक बॉटम हिट करना है और उसके बाद फिर बेहतरी ही एक वाहिद रास्ता रह जाएगा।
क्योंकि देखिए अभी इससे पहले भी ब्रेक में हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ख़ास तौर पे, तो वो अगर आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात इस किस्म के होंगे तो फिर कौन आएगा। सो इवेंचुअली हमें लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। मतलब देखिए कि जिस वक्त आपको याद होगा 2007-8 के करीब जब बहुत ज़्यादा बम धमाके होने शुरू हो गए थे, तो हमारा जो टेक्सटाइल पे हमने बहुत ज़्यादा क्लाइंटेल अपनी लूज़ की थी। उसकी वजह ये है कि बाहर से जब किसी ने आना होता है तो उसको पाकिस्तान की जो इंश्योरेंस है वो बहुत महंगी मिलती है, और उस दौर में तो मिलनी ही बंद हो गई थी। और क्लाइंट देखें, मतलब ठीक है दुनिया बड़ी जो है वो रिमोट हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्लाइंट को ये शौक़ होता है कि जी जहाँ पर मेरी चीज़ ने बनना है मैं वहाँ जाऊँ, देखूँ, वहाँ पे कल्चर उधर का देखूँ, मैं वहाँ पे पार्टी करूँ। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम क्लाइंट को करवाने के काबिल नहीं होते, आप ये भूल जाएं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी। एहतशाम साहब, ये कच्चे के डाकुओं का मसला एक अरसे से दरपेश है, लेकिन अभी तक आज तो बहुत बड़ा ये जो उनकी जानिब से इकदाम उठाया गया, बड़ा लॉस हुआ, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है सिक्योरिटी जो सारी सिचुएशन थी वहाँ पर। तो किस तरह से देख रहे हैं सर, ये बेसिकली मसला दरपेश है क्यों, किसकी ये नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं, किसके सर जिम्मेदारी आयद की जाती है? आमना, आप कह रही थी अभी कि कब ये कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ पक्की कार्रवाई होगी। पक्की कार्रवाई कब होगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपकी और मेरी ज़िंदगी कच्चे और पक्के के डाकुओं के दरमियान आके फंस के रह गई है। हर दो जो है ना, कच्चे वाले भी और पक्के वाले भी, जो आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। देखें, अब हुकूमतों की, मुल्कों की जो परसेप्शन है ना, उनकी रिट से बनती है। हमारी रिट जो है ना इतने बुरे तरीके से ख़राब होगी, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। शर्म आती है बार बार अपने मुल्क के बारे में बात करते हुए, लेकिन जिस तरह कल हुआ है, अब ये कहा जाता है कि ये 12 लोग शहीद हुए, और सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था वो तो 16 की बात हो रही है ट्विटर वगैरह पे, और एलीट फोर्स मुल्तान के लोग जो है ना इसमें ज़्यादा, जो बड़े ट्रेंड लोग होते हैं वो मारे गए इसमें। अभी क्यों अनअटेंडेड उनको छोड़ा गया, रात के वक्त भेजा गया, आपने देखा नहीं पेट्रोलियम क्यों नहीं थी कि वहाँ तो लोग डाकू बैठे होते हैं इसी काम के लिए। फिर मड में गाड़ी फंस गई, उसको निकालना, और फिर आपने देखा एक बंदा कह रहा है कि यार बस मौत आने वाली है, दूसरा उसको डांट रहा है कि यार तुम फजूल बातें मत करो, यहाँ से निकालने की कोशिश करो। तो देखें, ये अभी आप पूछ रहे हैं कब से, मुझे तो याद है हमने 2 दहाइयों 20 बरस से ज़्यादा हो गए रहीम यार खान का ये सारा इलाका यूँ लगता है कि टोटल इनके कंट्रोल में है। इससे पहले 2-3 मरतबा बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑपरेशन हुए। आज भी आईजी पुलिस कह रहे हैं कि जी सिंध और पंजाब हुकूमत मिल के एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन करेगी इनके ख़िलाफ़, लेकिन मेरा ख्याल है ये सिर्फ आमना कहने की बातें हैं। जिस तरह आज सारे लोग प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जनाब हर पार्टी का लीडर्स को कंडेम कर रहा है, हम कंडेमनेशन से आगे जाते ही नहीं है। मरियम नवाज साहबा ने भी कंडेम किया, देखिए फोकस नहीं है ना। अभी आप देख लें, वो मरीम में अपने अब्बाजान के साथ वक्त गुजारती हैं, कभी वो हॉलैंड के प्राइम मिनिस्टर को मिल रही हैं, कभी आज जर्मनी को मिली है प्राइम मिनिस्टर, जो 3 ख़वातीन हैं। तो इससे पहले हम देख रहे हैं सफारतकारी चल रही है। जी हाँ, चल रही है। अब सवाल ये है कि भाई ये आपकी ज़िम्मेदारी में है कि नहीं है, सारी दुनिया देख रही है। चलें, एक ज़माना था लोग कहते थे कि जी शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान मसला बना हुआ है। भाई देव वहाँ पे भी सूरत हाल ये हो गई है कि तीरा वैली में अब अगले दिन ही आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी आमना के पुलिस और लेवी के लोग चले गए हैं और पेट्रोल कर रहे हैं वहाँ पे दहशतगर्द। तो आप तो खुद अपनी ज़मीन छोड़े चले जा रहे हैं, मौका पूरा दे रहे हैं। सवाल ये कि ऐसा क्यों होता है। अब ये अगर ऑपरेशन दयानतदारी के साथ दोनों मिलकर हुकूमत करें, कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो, तो डेफिनेटली इनके साथ जो है ना निपटा जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ क्यों नहीं निपटा जा सकता। वन ऑफ द मेजर रीजन्स आमना ये है कि इलाके के 62 लोग जो है ना वो भी इनसे काम लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डाकू उनके हिसार में हैं, वो उनसे काम लेते हैं, भत्ते और बंदे मरवाना ये काम करते हैं। ये परसेप्शन भी है, यानी उनकी रूट्स आप कह रहे हैं इतनी डीपली ये मामला रूटेड हैं कि इनको खत्म करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलें, आपका पॉइंट आ गया, बड़ा मुश्किल है। अब ये कि हुकूमत की तरफ से अब ये नारेबाजी तो की गई है। दयानतदारी की बात यह आमना, कल परसों 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद क्या हमें रिजल्ट नजर आएंगे, वहाँ से पता चलेगा कि हुकूमत कच्चे के डाकुओं से निपटने के मामले में सीरियस है या कि नहीं। ये शाह साहब, ये जो 1 करोड़ सर की कीमत मुतय्यन कर दी है जी, जिन्होंने कच्चे के डाकुओं ने जो सारी आज की कार्रवाई में मुलविस रहे हैं, कोई फ़ायदा होगा इससे? ऐसी कार्रवाइयों से कुछ होता है माजी को अगर देखा जाए? मैंने अभी एक साबिक जो पुलिस ऑफिसर हैं अजीज़ुल्लाह खान साहब, उनका एक सुना। एक तो आप मुझे आवाज़ इको कर रही है, लेकिन बहरहाल चले मैं कंटिन्यू करता हूँ।
उनका एक स्टेटमेंट था, उन्होंने अपील की है कि आईजी साहब से कि आप अपने इन जवानों को कब तक मरवाते रहेंगे। हम भी यहाँ पुलिस ऑफिसर थे और इस इलाके के अंदर ऑपरेशन भी करते रहे, डाकुओं के ख़िलाफ़, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ भी। तो आपको नहीं चाहिए कि आप इस तरीके से जो है वो अपने जवानों को मरवाएंगे। तो अब ये तो बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि एक साबिक़ पुलिस ऑफिसर अपने सर्विंग आईजी को कह रहा है कि इसमें आपकी इल प्लानिंग है, आपकी गलतियां हैं। और दूसरा एक बड़ी दिलचस्प बात यह कि क्या वाकई हमारी जो पुलिस है वो सिर्फ पुलिसिंग के लिए, क्राइम कंट्रोल के लिए, कि या वो बड़े बड़े डाकुओं से लड़ने के लिए भी उनकी ट्रेनिंग है। और अगर इनकी ट्रेनिंग वाकई पंजाब पुलिस की नहीं है तो आपके पास पिछले तकरीबन कम से कम 30 सालों से एक गोरिल्ला वारफेयर के ख़िलाफ़ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज लड़ रहे हैं। पैरामिलिट्री ट्रूप्स हैं, FC है, फ्रंटियर कोर है, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है। आप देखें फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी यहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन करती रही। आपने पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद और जो अशराफियाँ हैं उनकी सिक्योरिटी पे और अच्छी सिक्योरिटी पे आप देखते हैं तो पुलिस के साथ साथ आपको फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के जवान नज़र आएंगे। तो क्या फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी की ये फोर्स वहाँ पे जाके कार्रवाई नहीं कर सकती? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि देखें कौन सा ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैजेट्स हैं कच्चे के डाकुओं के पास कि जो कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। ना उनके पास कोई गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, ना कोई बड़ा असला है, ना कोई बहुत बड़ी मेरे ख्याल में तोपें हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि आपके सिंपैथाइजर्स हैं, उस इलाके के जो अशराफियाँ हैं वो उनका सबसे बड़ा असला है। जब आपके सियासतदान, आपके वडेरे, आपके जागीरदार उन्हीं लोगों के हुजरों में जाके इनको पनाह मिलती है, जब पुलिस फोर्स जाती है तो दिन को वो जाके हुजरों में उनकी जो है वो हिफाजत पे मामूर होते हैं, उनके गार्ड्स के तौर पे काम करते हैं, उनके फ्रंट मैनों के तौर पे काम करते हैं। उनमें तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि मेरी खिलाफ की पार्टीज यानी ऑपोजिशन की पार्टीज को उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एंगेज किया हुआ है। देखिए मेरे ख्याल में इसमें इख्तिलाफ नहीं, बल्कि इलाके में अपनी बदमाशी बचाने के लिए आप देखें यही लोग जो है वो हमेशा से इन लोगों को पालते भी रहे। आप देख लें कराची के अंदर जो लोगों को पालते रहे वो कौन थे? बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ करती रही। इससे पहले आपकी जो उर्दू बोलने वाली जमातें थी वो बाकायदा गुंडों को पालती रही। लेकिन आप अगर बाकायदा अपनी बड़ी बड़ी फोर्सेस रखते हैं, अपने बड़े जत्थे रखते हैं, आप आर्म्ड ग्रुप्स रखते हैं, तो यही आर्म्ड ग्रुप्स दिन को जो है उन्हीं पॉलिटिकल एलीट की हिफाजत करते हैं और रात को वो कच्चे के डाकू बन जाते हैं। तो अब जाहिर बात है अब अपने लोगों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने कहा कि आपके पास तमाम की तमाम आपने ताकत इस्तेमाल करनी होगी। अगर पुलिस मिली हुई है या पुलिस एक्शन नहीं ले रही, उसकी जो भी मजबूरी है, तो आपके पास दूसरे ऐसी फोर्सेज है, पैरामिलिट्री ट्रूप्स हैं, FC है, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है, पहले आपके पास आर्म्ड फोर्सेज हैं। आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि जो 12 करोड़ आबादी का जाने बढ़ते हैं जानिब जाना, और ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ पॉलिटिकल इस पे हम क्या देख रहे हैं मंजरनामे पर, इस हवाले से स्टोरी, उस पर डिस्कशन होगी। वेलकम बैक। कई तहफ़्फ़ुज़ात गिलों शिकवों के बावजूद हमेशा की तरह मुल्क व कौम के वसीतर मफाद में गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के एक वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जिसमें पीपल्स पार्टी ने पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा किया और पंजाब में मुसलसल नज़रअंदाज होने का गिला भी किया। इस मीटिंग में दीगर मुल्की मसाइल तो ज़ेर बहस आए, लेकिन ये खबरें भी आ रही हैं कि वज़ीर आज़म ने PP वफ़द को आगाह किया कि अगले चंद दिनों में अहम लेजिस्लेशन कानून साजी करने जा रहे हैं। इसके लिए नेशनल असम्बली का एक इजलास पीर को कॉल किया गया। दूसरी जानिब PTI और JUIFA के इत्तेहाद की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस हवाले से आज मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर दोनों जमातों की क़यादत की एक मुलाकात भी हुई है। लेकिन कुछ दिन पहले हमने देखा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से कहा गया था कि अपनी अपनी राह लेंगे, अपनी तरीके से सियासत की जाएगी ताकि गिले शिकवे आगे जाके ना हो, हमें माजी की तरह पछताना न पड़े। ये मामलात को देखते हुए अब ये मामलात किस जानिब जा रहे हैं, डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। एहतशाम साहब, एक तो ये अहम लेजिस्लेशन तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे, और दूसरी मौलाना साहब की भी, इस पर भी कमेंट कीजिएगा क्विकली। देखिए अब तहफ़्फ़ुज़ात तो मेरा ख्याल है जिस तरह खबरें आई हैं वो तो इंटरव्यू आपने सुना होगा राना सनाउल्लाह का, इसके बाद वो तो कहते हैं जी सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, सारे गिले शिकवे ख़त्म हो गए हैं, शीरो शक्कर हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं, कुछ चंद एक चीज़ें रह गई हैं वो जो अगली मीटिंग में हो जाएंगी। ये तो राना साहब का दावा है। दूसरी तरफ से अभी जिस अंदाज से बातें हो रही हैं वो तो यही कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले कि जी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, हमारे फ़ंड्स के बारे में, और ख़ास तौर पे जनूबी इला जो 18 बनते हैं वहाँ पे जो DPOs लगाने थे और इस तरह की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी थी, उसके हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए। और पंजाब मरकज़ रिलेशनशिप, इस हवाले से ज़्यादा उनका तफाज़ात में से एक ये है
आमना की पॉलिटिकल स्पेस हमें पंजाब में नहीं दी जा रही, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है पीपल्स पार्टी के लिए कि कम बैक करने के लिए, आइंदा इलेक्शन जीतने के लिए। पंजाब आप देख रहे हैं 1-2 सीटें मिली हैं, यहाँ से उनको कुछ नहीं मिला। तो यही कह रहे हैं कि हम जब भी जाना चाहते हैं तो हमें रोका जाता है, जिस तरीके से हमें सपोर्ट मिलनी चाहिए, आपके हम कोलिशन पार्टनर हैं बज़ाहिर, लेकिन वो नहीं मिल रही होती। अब ये जो खुफिया लेजिस्लेशन है ये तो आमना समझ आ रही है, 2/3 मेजॉरिटी अभी तक एज वी स्पीक उनके पास है, क्योंकि 40 सीटें जो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन पीटीआई के हवाले से, तो वो ये है कि वो किसी वक्त भी हो सकती है। जो कहा जा रहा है कि सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, और इनडायरेक्टली वही आ रहा है कि चीफ जस्टिस साहब को तोसी 3 साल की देनी है। अब ये कितना पॉसिबल होगा, कितना नहीं होगा, कितना रिएक्शन होगा, कितना इसको लोग अदालत में लेके जाएंगे, कितनी आसानी के साथ कर सकेंगे। आम तौर पे जो खुफिया रखने की बात हो रही है वो इसलिए हो रही है कि वो देखेंगे जिस दिन बंदे कम होंगे उस दिन अपनी गेम बनाने की कोशिश करेंगे 1, 2, 3। अब ये कितना पॉसिबल है यानी ये। दूसरी बात ये कि फजल रहमान साहब उनसे मिल तो रहे हैं, देखिए आमना सिवाय असद कैसर के कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है उनसे बात करने में, वही जाते हैं मिलने के लिए ज़्यादा। इस दफ़ा 1-2 और लोग भी जा रहे हैं। जब बात होती है तो लोग कहते हैं कि जी हम इनके साथ नहीं बैठ सकते। मौलाना फजल रहमान साहब कह चुके हैं जी ये गैर संजीदा लोग हैं, इनके साथ बात नहीं हो सकती। और नीड बेस्ड बुनियादों पे वो कहते हैं कि हम देखेंगे किस इशू के ऊपर हम अपना बैठ के मिल के कोई काम कर सकते हैं तो करेंगे। जनरली नहीं लगता कि उनके साथ इनकी सिनर्जी को डेवलप हो सकेगी। जी अली जी देखिए, ये भी बात हो रही होगी यकीनन के पोस्टिंग्स और तबादले और इस किस्म की चीज़ें ज़रूर पीपल्स पार्टी अपने इन रोड्स भी बनाना चाहती होगी पंजाब में। लेकिन इसके अलावा मेरा ये ख्याल है कि एक और चीज़ भी डिस्कस होगी, और वो ये है कि अभी जो पंजाब और कैपिटल ने जो बिजली सस्ती करने का बयान दे दिया है, तो अब बाकी सूबों के ऊपर एक प्रेशर आ गया है कि मतलब अब वो करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके फंड्स कहाँ से आएंगे। दूसरा एक और चीज़ ये है कि हम बार बार IMF की जब बात कर रहे हैं तो IMF जो अभी हमारे साथ साइन नहीं कर रहा डील, उसकी वाहिद वजह ये नहीं है कि हमारा $2 बिलियन का जो है वो डेफिसिट है जो कि मतलब हमने पूरा करना है, या वो उनको सिर्फ ये डर नहीं है कि हम IMF से पैसे लेके उससे चाइनीज़ डेट सर्विस कर देंगे, या सऊदी का जो रोल ओवर है। इसके अलावा एक और मसला है कि IMF ने जो हमें कहा था कि हमने अपने पैसे जो अपना खर्चा है सरकार का, वो रियासत का, वो हमने कम करना है और हमने उसके साथ सब्सिडीज़ वगैरह कम करनी है, तो हम वो नहीं कर पाए। मतलब अभी अगर ये जिस भी हेड में से निकाल के 2 महीने का जो बिजली का रिलीफ दे रहे हैं, तो आपने मतलब इन्होंने हमें ये बताया है कि उसके मतलब ये पैसे जो यहाँ से निकलेंगे वो कहाँ से पूरे होंगे। मतलब बात ये है कि क्या सरकार ने अपना खर्चा कम कर लिया है, बजट हमारे सामने, इन्होंने तो अपना खर्चा बढ़ा दिया है। तो ये बड़े मसाइल हैं, ये मतलब ये मेरे ख्याल में सब कुछ डिस्कस होगा। पीपल्स पार्टी विल ट्राई टू टॉक सेंस इनटू गवर्नमेंट कि आप कर क्या रहे हैं और चाह क्या रहे हैं। अच्छा जी शाह साहब, इस हवाले से सारी सिचुएशन को देखते हुए, एक तो मौलाना फजल रहमान साहब पहले तो अग्री नहीं थे, अब जिस तरह से मुलाकात हो रही है, क्या एक साथ चलेंगे नहीं चलेंगे, ये कन्फ्यूजन क्यों है? और दूसरी चीज़ ये जो मुलाकात हुई है इसमें एक तो अहम लेजिस्लेशन की जो बात हो रही है, एहतशाम साहब कह रहे हैं, उसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं मुमकिन तौर पे? देखिए मेरे ख्याल में ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। रिपरकशंस कुछ भी हो, जैसे कि नोटिफिकेशन नहीं हो रहा इलेक्शन कमीशन का, और ये शायद आपकी मेरी आवाज़ दोबारा इको हो रही है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ अगर आप बीच में इंट्रैक्शन ना हो। उसमें इम्पोर्टेंटली जो मैं समझता हूँ कि बात वही है कि जो आपके सरकारी मुलाजमीन, जिसके अंदर चीफ जस्टिस भी आते हैं और आपके आर्म्ड फोर्सेस के लोग भी आते हैं, तो मेरे ख्याल में एक कुशन मिलेगा और वो थ्रू लेजिस्लेटिव ऑर्डर करते हैं या वो 2/3 मेजॉरिटी से करते हैं। मेरी ये राय है कि मेरे ख्याल में शायद पीपल्स पार्टी और PMLN जो एक पेज पे आए हैं, इस हवाले से ज़रूर उनका कोई एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और दूसरा बिल्कुल इसमें डेफिनेटली बात है कि पीपल्स पार्टी अपना शेयर मांग रही है हर चीज़ के अंदर, और जहाँ जहाँ उसे महसूस होता है कि पंजाब के अंदर चाहे वो DCs और DPOs की अपॉइंटमेंट की शक्ल में है या फंड्स की तरसील की शक्ल में है या पार्टी को एक्सेस की शक्ल में, वो किसी भी लिहाज से मरीम नवाज साहिबा नहीं करना चाह रही। और रीज़न पीपल्स पार्टी को वही लिमिट करना है कि आप सिंध की हद तक करें और पंजाब के अंदर आप इंट्रूजन नहीं करेंगे। ऑब्वियसली उनकी चीखो पुकार इस लिहाज से भी ज़रूरी है। दूसरा PSTP के अंदर मैं नहीं समझता कि अभी तक जो PSTP
3.56 ट्रिलियन रुपए का जो है वो इस दफ़ा था, उसके अंदर सिंध और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी को क्या शेयर मिला है, तो हो सकता है वो बात भी इसके साथ साथ हुई हो। आखिरी जो आप बात कर रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब, देखिए पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई बात हरफ आखिर नहीं है, और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। एक तो बार बार जो बात की जाती है, हर सियासी जमात करता है कि हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं, तो आप मौलाना फजल रहमान को रूल आउट नहीं कर सकते कि हो सकता है वो किसी भी अंडरस्टैंडिंग में चले जाएं, और हो सकता है कि पीटीआई के साथ जो है वो शेयर कर भी ले चीज़ें। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो मौलाना साहब को हो रहा है वो ये है कि हो सकता है कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर कोई ना कोई मिनिस्ट्री भी ऑफ़र हो सकती है इस तमाम तर सपोर्ट पे, क्योंकि फेडरल के सतह पे हमने देख लिया ना तो पीपल्स पार्टी उनको लिफ्ट करा रही है, ना PMLN करा रही है, और ना उनको कोई सपोर्ट दे रहे हैं, ना उनको ज़रूरत है। तो अब ये मेरे ख्याल में हो सकता है कि अगर पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में करीब आने की कोशिश करें तो मौलाना साहब एक और कार्ड खेल रहे हो। उनकी 2-3-4 सीटें जितनी नेशनल असम्बली के अंदर हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस वक्त गवर्नमेंट जो है किसी भी लेजिस्लेशन की पोजीशन में होगी या वो करने जाएगी तो मौलाना साहब उस वक्त भी एक कार्ड खेल सकते हैं। तो इतना आसान आने वाले दिन में क्या हालात बनते हैं, देख रहे हैं कि इत्तेहादियों का, गवर्नमेंट के इत्तेहादियों का गठजोड़ एक जानिब वहाँ पे हम देख रहे हैं कि मुलाकातें, और दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें सर जोड़कर बैठी हैं। क्या खिचड़ी पकड़ी है ये तो आने वाले दिन बताएंगे, और उसके रिपरकशंस क्या होंगे। इस हवाले से हमारे तज्जियाकारों ने अपना तज्जिया दिया। आप तमाम का शुक्रिया अदा करूँगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।